मैं कुछ बोली तो ये जोर का चाटा मुझे नसीब। एक लात आई और वो मेरे चेहरे पे गिरी। मेरे स्कार्स अभी भी वो कहानी बयान करते हैं। जो वही गंदा खून जिसे आप गंदा खून बुलाते हैं वो मेरे कुर्ते के ऊपर से बहने लगा और मेरे ख्वाब जो मैं शायद हर मैदान पर आ जाऊं, मैं शायद कहीं भी पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी बेटी का छीनना मेरे दिल पे एक ऐसा खंजर है। एक 20 शहर की लड़की गांव में आके गाय का गोबर उठाने लगी, किस लिए? सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। लेकिन तुमने क्या सलाह दिया कि एक थप्पड़ से क्या होगा? एक बार गाली मार दी तो क्या हो गया? नहीं। एक अच्छी घर की संस्कारी लड़की कैसे पलती है? एक तहसीब शुदा, एक तमीज याफ्ता लड़की कैसे बड़ी होती है? छोटी सी उम्र में उसके हाथ से गुड़िया छीन के उसको करछी दे दी जाती है। वो जरा सा टांगे पसार के क्या बैठ जाए, उसे कहा जाता है टांगे समेटो, क्योंकि पराए घर जाना है। शादी एक हसीन सपना, मेरे लिए, हर एक औरत के लिए। छोटी सी होती है ना तो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना शुरू कर देती है और शादी के बारे में कितने ही हसीन सपने देखना शुरू कर देती है। वही शादी हुई, अरमान लिए, सपने लिए, वही दुल्हा, खूबसूरत सपनों का राजकुमार आया। शायद सफेद घोड़े पे नहीं, सफेद गाड़ी में आ गया, और खुशी मुकाम ही नहीं। लेकिन उसी खुशबाश, उसी छोटी सी दिमाग से बच्चा दुल्हन की शादी हुई और तीसरे दिन ही उसको तमाचा पड़ा, जोर का तमाचा, जो शायद उसके चेहरे पे नहीं, उसके वजूद पे पड़ा। वो जो लड़की जिसके कंधों पे पूरे समाज ने, सोसाइटी ने इज्जत रख दी थी, जिसकी कंधों पे सारी सोसाइटल जो बर्डन्स है इज्जत के मामले में वो रखी गई, उस मार ने उसको झुका दिया। अब वो खोई हुई इज्जत ढूंढे कहां? वैसी ही एक लड़की, वो मिट्टी में मिली हुई इज्जत को उसने कैसे समेटा, अपना वजूद कैसे बनाया, खुद को बदला कैसे, खुद को कोकून से बटरफ्लाई कैसे बनाया, वही स्टोरी सुनाने मैं आपके सामने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर मेहर। आज आपके सामने एक फिलोसोफर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक बाइकर और एक रिसर्च स्कॉलर बनके, और शायद आप में से कई के लिए, मोस्ट ऑफ यू, एक छोड़ी हुई या कहे तो तलाकशुदा औरत। मैं एक ऐसे घर से आती हूं जहां प्यार के साथ साथ सलाहें भी मिलती हैं, और सिर्फ सलाहें, कम्युनिकेशंस नहीं। ऐसी सलाहें कि तुम जवान हो गई हो, अब तुमको पीरियड्स हो गए हैं, फिर आप 12th में आए, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया। मैं अपना बोलूंगी, मैं सिलेक्ट हुई इंडियन मर्चेंट नेवी में, जो कई लड़कियों का सपना था। मैं सिलेक्ट हुई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो एक शायद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ये चाहती होगी कि हम सिलेक्ट हो। जाने नहीं दिया गया। क्यों? तुम लड़की हो, महरम के बगैर स्टेट से बाहर जाओगी? नहीं। खैर, खुद को समेटा, आगे बढ़ी, सेकेंड ईयर में आई, बीबीए किया, एडमिनिस्ट्रेशन में आगे गई, क्योंकि कुछ तो करना था। बैठ तो नहीं सकते थे, बुरखे में ही सही, 4 बजे घर आते वक्त वापस ही सही, किसी भी तरह से पढ़ना तो है, हिम्मत तो रखनी है। ये हिम्मत शायद पहले से चलती आई। सेकेंड ईयर में आई तो एक मुल्ला ने देख लिया। जब मैं मुल्ला बोलती हूँ तो मेरा मतलब एक नॉर्मल लड़का जिसने अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है और ऐसा लगता है कि वो शायद इस्लाम या किसी रिलीजन को मानता है। उन्होंने देखा, घर रिश्ता पहुंच गया, क्योंकि घर वालों को सही लगा, लड़का देखने में शरीफ था, सोसाइटल नॉर्म्स की हिसाब से लड़का तो बहुत ही उत्तम था। मैं मान गई, मैंने कहा ठीक है। जानती मैं उसको शायद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्योंकि हर एक सोसाइटल नॉर्म पे और घर वालों की मर्जी पे वो लड़का खरा उतरा, मैंने हाँ बोल दी। और क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी, कच्ची उम्र थी, तो इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगे। क्या है, जिंदगी का एक नया फेज शुरू हो गया। कितना अच्छा है, कैसी खूबसूरत दाढ़ी है, कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन किसे पता था कि वो खूबसूरती, वो सपना एक नाइटमेयर बन जाएगा। निकाह हुए, निकाह का तीसरा दिन, हम हमारे घर पे, कश्मीर में एक ट्रेडिशन है, उसे फिरसाल कहते हैं। दुल्हा और दुल्हन तीसरे दिन अपने मैके जाते हैं और दावत खा लेते हैं। मैं जैसे ही गई, मेरे भाइयों ने, जिन्होंने मुझे पाला था, मेरे बड़े बड़े चचेरे भाइयों ने, उन्होंने मुझे गले लगाया, और शायद दावत
वाजवान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। जैसे ही वापस आए, मैं कुछ बोली तो ये जोर का चाटा मुझे नसीब हुआ। तुमने अपने चचेरे भाई को गले कैसे लगाया? तुम्हारे घर वालों ने हमारी इज्जत नहीं की। वो चाटा यकीनन यकीनन मेरे चेहरे पे नहीं पड़ा, यकीनन मेरे वजूद पे पड़ा, और वो दाग शायद मेरी जिंदगी से जाते जाते बहुत वक्त लग गया। और बस ये एक चाटे तक महदूद नहीं था, लेकिन मेरी ये गलती थी। मैं चुप रह गई, मैं सहमी हुई, सिमटी हुई, वापस उसी बिस्तर पे जाके सो गई कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। चीजें आगे बढ़ी, छोटी छोटी चीजों पे क्वारल्स, आर्गुमेंट्स होने लगे। तुम सनस्क्रीन क्यों लगाओगी? उठा के डस्टबिन में फेंक देते। देखिए, कमाने वाला जानता है कि पैसा कहां से आता है। मैं वो डस्टबिन में चढ़ा के उसको धो के फिर से यूज करती। जब ये मार्क हुआ तो उन सनस्क्रीन्स को, उन फेस वॉशेस को, जो कि बिल्कुल बहुत बेसिक चीजें हैं, उनको फ्लश किया गया, उनको स्क्वीज करके फ्लश किया गया। सब नॉर्मल लगा। और एक सोसाइटी में पैदा हुए थे जहां पे ये बोला गया था, हम सबको ये बोला जाता है कि शादी में लड़ाई झगड़े, नोक जोक, ये सब तो नॉर्मल है। ये नोक जोक मुझे नहीं लगता था कि इतनी इंटेंस होगी कि मैं एक बार यूनिवर्सिटी गई और अपनी एक दोस्त के साथ पिक्चर क्लिक की। उसकी खता बेचारी की सिर्फ इतनी थी कि वो जीन्स पहनती थी। मैं वापस आई तो एक और बार वो थप्पड़ रसीद होने लगा। डिफेंस में आके अपना हाथ जब बढ़ाया, अपना हाथ आगे दिया, तो जनाब हाथ में 2 फ्रैक्चर्स आ गए। मैं अब भी सोचती हूँ, अगर वो थप्पड़ मेरे चेहरे पे पड़ा होता तो शायद अल्लाह जाने क्या होता। खैर, ये सब कुछ सहा और ये सुना कि जब बच्चा होगा सब ठीक होगा। और खुशी की कोई इंतहा नहीं थी जब मुझे वो खूबसूरत फीलिंग मिली कि मैं मां बनने वाली हूँ। मैं बहुत बेकरार थी, मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा अब सारी जिंदगी बदल जाएगी। चलो, ये 4-5 महीने बुरे रहे, लेकिन आगे जाके अब सब ठीक होने वाला है। वो फीलिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। हम सब जानती हैं, जिन्होंने मां बनने का सुख देखा है, या इवन वो एक छोटी सी बच्ची जो अपनी गुड़िया को सहलाती है इस तरह से, उसे भी एक मां बनने का जो है शौक होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कुछ दवाइयां भी मिलती है जिसकी वजह से आपको नींद आ जाती है, आप ज्यादा लेजी हो जाते हैं। मुझे याद है, प्रेगनेंसी का 6वां महीना है और कश्मीर में हालात खराब है। 2016 की बात है। मैं सोती रही तो धड़ाक से चादर उठा दी और पैर घसीट के उठा दिया। किचन में चाय कौन बनाएगा? यहां सोते सोते महारानी क्या कर रही है? ये मेरे शौहर थे, मेरी सास नहीं, मेरा ससुर नहीं, मेरे शौहर, वही हसीन मुल्ला। और ये घसीटना एक दिन का नहीं था, ये चलता रहा। और तब जब उन्हीं का अंश, उन्हीं का बच्चा मेरे शिकम में पल रहा था, बच्चा हुआ, खूबसूरत बेटी। अगर कभी मौका मिले तो आप सबके साथ उसकी पिक्चर शेयर करूंगी। इतनी प्यारी कि शायद पत्थरों को भी हंसना सिखा दे। और सबके चेहरे लटक गए। बेटी का होना अभिशाप है क्या? हाँ, शायद अगर मेरी जैसी जिंदगी मिले, मेरे जैसा स्ट्रगल रहे, तो लग सकता है कि अभिशाप है। लेकिन फिर अगर हिम्मत दिखाई जाए तो बिल्कुल भी नहीं। उसी बेटी को पालने, आगे बढ़ाने और उसको एक प्रॉपर एजुकेशन और एक प्रॉपर करेज देने के लिए मैं आगे बढ़ी। फोन टूटा था, OLX इंस्टॉल कर दिया, उसमें किसी लड़के ने मैसेज क्या भेज दिया, जनाब ऑफेंड हो गए। और मेरे घर वालों के सामने, जबकि मेरे ऑपरेशन में अभी 30 दिन भी नहीं गुजरे थे, मुझे पीटना शुरू कर दिया। ये बात जब मेरे भाई ने देखी तो वो हैरान और मुझसे पूछने लगा, ये कब से हो रहा है? मुझसे कभी बोला क्यों नहीं? तुम डरी क्यों? मैंने कहा, मुझे लगा था लांछन तो मुझे भी आएगा। मैं लड़की हूं, सारे समाज का भार मेरे ही कंधों पे है, सब मुझ पे आएगा। सब कहेंगे गलती इसी की होगी, शायद बोलती तेज है, शायद घर का काम नहीं करती, शायद बहुत छोटी थी, कुछ कर नहीं पाई, इसी की कोई ना कोई गलती होगी। मेरे भाई ने बोला, तूने गलत किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। और मामला जो है वो शांत रह गया और ना ही वहां से बात हुई, ना ही यहां से बात हुई। लेकिन वो बच्चा जब सामने आता ना, तो मेरी माँ का दिल तड़प जाता कि देखो, इसको माँ और बाप दोनों की जरूरत है। सोच लो। तो सोचा सेकंड चांस दे देते हैं, रिकंसिलेशन कर लेते हैं। वो सेकंड चांस थर्ड चांस में बदला, थर्ड चांस फोर्थ चांस में बदला, फोर्थ फिफ्थ में बदला, और चांसेस पे चांसेस, चांसेस पे चांसेस होते रहे। क्योंकि मैं भी शायद दिल के किसी कोने में अब भी उससे प्यार करती थी। अब भी लगता था कि चलो कितना ही बुरा सही, मुझसे प्यार तो करता है,
मुझे परमिशन तो देता है कि मैं पढूं, चाहे लड़ के पिट के मैं नौकरी तो चली जाती हूँ। उस वक्त की मेहर के लिए एक परमिशन देने वाला इंसान, वो बहुत सुप्रीम, मेरे लिए तो वो परमेश्वर था कि मुझे परमिशन मिल रही है। फिर एक रात का वाकया जो शायद आप सबसे बोलना बहुत जरूरी है। जब आखिरी रिकंसिलेशन हुई और तमाम घर वालों ने बोला चलिए हम आप लोगों को अपनी स्पेस दे देते हैं, अब अलग रहना शुरू कर दीजिए, देखिए कि कुछ हो सकता है, आप एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं मान गई। 13 सितंबर 2018 की रात थी, कभी नहीं भूलूंगी। एक बात की तसल्ली है कि मैं आई वॉज अगेन ऑन माई नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड पीरियड्स, नहीं तो शायद आई वुड हैव बीन इम्प्रेग्नेटेड अगेन दैट नाइट। हम बैठे, हम लोगों ने एक दूसरे से बात की और मैंने कहा आदिल, आज तक जो हुआ सो हुआ, चलो भूल जाते हैं ना। एहसन को देखो, हमारी बेटी को देखो, ये फूल खराब हो जाएगा, मुरझा जाएगा। और उसने कहा हाँ मुझसे गलती हो गई, आगे से कुछ ना होगा। और ये बात मेरे दिल के लिए सब तसल्ली बन गई और मैंने सोचा अब शायद सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन सुबह जनाब आए और बच्चे को बारिश में छोड़ दिया, जबकि मुझे ऑफिस जाना था। मैं ऑफिस के लिए निकली, उसकी पुफी वगैरह से बात करके, खैर वो बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ऑफिस के लिए निकली तो ऑफिस आके तमाशा, ये रो रही है, ये रुक नहीं रही है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, घर चलो। जैसे ही ये दिन हुआ तो शाम को हम लोग उनके घर सामान लेने गए। मैंने कहा कि हम किराए के एक कमरे में रह लेंगे, नो मैटर आपका कितना बड़ा बंगला है, मुझे कोई लालच नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी तो खुश रहूंगी। जैसे ही घर सामान लेने गए और ये पता चला कि बहू मायके से क्या लेके आई है, ये तो ऑफेंसिव चीज हो गई भाई। मेरा देवर ऑफेंड हो गया और वो मेरे सामान को घसीटने लगा, लाते मारने लगा। मेरा सो कॉल्ड शौहर सामने बैठा है, ये वाकया मैं शायद कभी ना भूल पाऊं। एक लात आई और वो मेरे चेहरे पे गिरी, मेरे स्कार्स अभी भी वो कहानी बयान करते हैं। एक और लात आई, क्योंकि मैं पीरियड्स पे थी, वो लात मेरे एब्डोमेन पे आई और जैसे ही वो मेरे एब्डोमेन पे आई, जो वही गंदा खून जिसे आप गंदा खून बुलाते हैं, वो मेरे कुर्ते के ऊपर से बहने लगा और मेरे खाविंद चुपचाप मुझे देख रहे थे। हालात ज्यादा खराब हुए और उसके चाचे ने उसको वहां से घसीट के ले लिया मेरे देवर कि चलिए यहां से निकल जाइए। उसके बाद मेरे शौहर कहते हैं कि चलो चलो हम यहां से चले जाते हैं। उस बात पे मैं बोल उठी कि आज तक तुमने मुझे कुछ मयसर नहीं किया, न खाना, न दवाई, न कपड़ा, न कोई चीज। मजदूर की तरह तुम्हारे घर में काम करती रही, 2 वक्त का खाना खाती रही, सामान लाती रही, यही मेरी जिंदगी थी। एक 20 शहर की लड़की गांव में आके गाय का गोबर उठाने लगी, किस लिए? सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। लेकिन तुमने क्या सलाह दिया? अब शायद मुझे एक उम्मीद बच गई थी कि तुम मेरी इज्जत करोगे और जब मेरी इज्जत पे बात आएगी तुम मेरे आगे ढाल बन के खड़े हो जाओगे। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। वहां पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसे छोड़ देना है और मेरे मैके वाले आके मुझे लेके चले गए। एहसन मेरे साथ थी, तकलीफ बहुत थी, प्यार करने वाला अलग हो गया था, लेकिन एहसन को देख देख के दिन निकल जाते। उसकी हंसी देख के, उसकी मुस्कुराहट देख के मैं भी मुस्कुराती, मेरा दिल भी मुस्कुराता। अगर ये सब कुछ काफी नहीं था तो एक दिन इसने अपने चाचे को भेजा और कहा कि हमारे घर में शादी हो रही है, आप भी आ जाओ और एहसन को भी लेके आओ। खैर मैं तो जाने की सूरत में थी नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एहसन को नहीं रोकूंगी, जैसे मेरी बेटी है वैसे आपकी बेटी है, 2 दिन नहीं 3 दिन ले जाइए, चौथे दिन वापस लेके आइए। इस वक्त एहसन 2 साल की नहीं हुई थी, दूध पीती थी, लेकिन दूध के साथ क्योंकि उसने खाना भी शुरू कर दिया था तो 2 दिन के लिए मैंने उसे भेज दिया। यकीन मानिए वो तीसरा दिन अभी तक नहीं आया और शायद जब तक इंडियन जस्टिस सिस्टम्स अवेकन ना हो जाए वो दिन शायद कभी आए भी ना। वही एहसन का जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। मैं शायद हर मैदान फतह कर लूं, मैं शायद कहीं भी पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी बेटी का छीनना मेरे दिल पे एक ऐसा खंजर है जिसको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर मैं बहुत आंसू बहा चुकी, आपसे कुछ कहना है, आपको आगे बढ़ाना है। एहसन के जाने के बाद लड़ाइयां शुरू हुई मेरे अपने अंदर से।
मेरे समाज से, मेरे अपने पेरेंट्स से, मेरी अपनी सोसाइटी से, मेरे अपने रिलेटिव से, जिन बालों पे 12 साल तक कैंची नहीं लगी थी, मेरे ये घुटने तक बाल थे, वही बाल, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गए, मुझे लाइकम प्लानस हुआ, मुझे एलोपेशिया हुआ, मुझे क्या कुछ नहीं हुआ, उसके चलते मुझे अपने बाल 1.5 इंच के करने पड़े। आप ट्रिमर लगाते हैं ना, 4 नंबर का ट्रिमर, लड़के लोग को ज्यादा पता होगा, लड़कियां तो खैर अल्लाह ना करे वैसे ज्यादा करती नहीं। 4 नंबर का ट्रिमर मेरे सर पे चला और वो बाल इतने बड़े बैग में जमा करके उसको दरिया में फेंक दिया। जब मुंह में बाल कट रहे थे ना, मेरा कलेजा कट रहा था, यकीन मानिए। आप सब जानती हैं कि लड़की के लिए बाल कितने जरूरी होते हैं। इसके चलते मैंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया, मैं डरना शुरू कर दिया, मेरा चेहरा एक्ने से भर गया, मैं एक ब्लैक होल में जाके छुप गई। और एक दिन मुझे मेरे डॉक्टर बोलते हैं, इतनी काबिल बच्ची हो, जिंदगी भर घर पे बैठना है क्या? एक काम करो, अपने टांगों में रस्सी बांधो और देखो कैसा फील होता है। मैं रस्सी बांधी और जब मैं वॉशरूम के लिए भी ना उठ पाई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं माजूर हो गई हूँ, और अगर मैं ऐसी रही, मेरा आगे कौन आएगा, मेरी बेटी को कौन संभालेगा? इसी थॉट के चलते मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया। लड़ाई वहां भी नहीं रुकी। एक दिन एक पार्क में आंटी मिली, हमारे घर के पीछे एक पार्क है जहां बहुत सारे लोग वॉक करने के लिए आते हैं, मैं भी निकलती थी। एक आंटी बोली कि बेटे, अब तुम्हारे हिजाब में पीछे का जूड़ा नहीं दिखता, क्योंकि जूड़ा बड़ा था, बाल लंबे थे, तुम्हारा जूड़ा नहीं दिखता, क्या छुपा रही हो? हमें तुम्हारी बड़ी परेशानी है। हाय, तुम लोगों ने उस मसले का क्या किया? और मेरा बेटा, जिसका शायद मैं अभी भी नाम नहीं जानती, वो कह रहा था कि दीदी अभी बड़ी जिद कर रही है, ये तो बड़ी तेज हो गई है, इनको अब रिकंसाइल कर लेना चाहिए। तब तक मैं खून के घूंट पी रही थी, और जैसे ही उसने ये बात बोली तो मैंने अपने सर से हिजाब उतार दिया। सबसे पहली बात, वो पहली बार था कि सूरज में मेरे छोटे छोटे बाल जो हैं वो चमकने लगे और सबकी नजरें मुझ पे आ गई। सबके लिए वो तमाशा था, मेरी हया का तमाशा, मेरी बीमारी का तमाशा, मेरे डिप्रेशन का तमाशा। उस तमाशे को तमाशा न रहने देके मैं आंटी पर वापस आई। मैंने कहा, मैं तो आपके बेटे का नाम नहीं जानती, लेकिन अगर मैं उसके लिए आपा हूं, उसके लिए दीदी हूं, तो उसे बोले, याद करो कि एक दिन मुझे चौराहे पे पिट रही थी, मार पिट रही थी, मैं घसीटी जा रही थी, वो भी वहां से गुजरा, तमाशबीन बना और निकल गया। अगर वो मेरा भाई होता तो उसने उस वक्त रुक के इंटरवेन किया होता। न वो तब मेरा भाई था, न वो अब मेरा भाई है, और ना ही वो कभी मेरा भाई बन सकता है। तो अपनी जुबानें बंद करें, अपने मामले अपने पास रखें, और आगे से मैं आप लोगों के लिए तो तमाशा बिल्कुल नहीं बनूंगी। और अगर कभी ये बात मुझ तक या मेरे घर वालों तक पहुंची तो मैं आई मेक श्योर कि ये तमाशा मेरा ना बने, बल्कि बोलने वाले का बने। और ये सोच के मैंने और हिम्मत दिखाई, और वो हिजाब शायद कहीं छूट गया। ऐसा नहीं है कि मैं हिजाब को रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन ये सही है कि लोगों को ये मौका नहीं देना चाहती कि उन्हें लगे कि मैं खुद को छुपा रही हूं। उस आंटी से भी मैंने उस दिन यही बोला कि मैंने बाल इसलिए काटे हैं क्योंकि मुझे पसंद है, ये फैशन है, मुझे बॉयज कट पसंद है और मुझे बॉयज कट में ही रहना है, और आगे भी ऐसी ही रहूंगी। मैं मॉडर्न होना चाहती हूँ। मैं पिछले कई साल से बुरखे में छुपी रही, तब भी आप लोगों ने कोई तो बातें की होगी। आज मैं अपने हिसाब से चलना चाहती हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से चलने दो। जब कोई मेरे साथ मेरे बुरे टाइम्स में नहीं रहा, जब मैं अकेले पिटती रही, अकेले टॉर्चर सहती रही, कोई नहीं आया, कोई सोसाइटी, कोई समाज आपके पास नहीं आता, तो जब आप खुश रहना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो उन लोगों की बातें सुने क्यों? मैं कहती हूं, नहीं सुननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं आगे बढ़ी, मैंने औरतों से बातें करना शुरू की। आज की डेट में मैं हर गांव जाके, हर जगह जाके पीरियड हाइजीन की बात करती हूँ। एडोलेसेंस में जो बॉडी में चेंजेस आती हैं, जो आपके हार्मोन्स में चेंज आती है, उसके बारे में बात करती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी, मैंने फिलॉसफी पढ़ी, और फिलॉसफी पढ़ाई मैं संडेज को एक कॉलेज में पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। मैंने खुद को रुकने नहीं दिया, खुद को आगे बढ़ाया, और मैं पीरियड हाइजीन पे नहीं रुकी, मैं बिहेवियरल वर्कशॉप्स करने लगी। मैंने लड़कियों को बताया कि वो किस तरह से ड्रग्स अब्यूज या बाकी सारे जो सोसाइटल बेनिफिट्स है उनसे खुद को दूर रखें, और अपनी सोसाइटी में विजिलेंस दिखा के सोसाइटी वालों को भी उन चीजों से दूर रखें। एक दिन मुझे मेरे शौहर लाल चौक में मिले
और बोलने लगे अब तुम मुझे बेच रही हो। अब मैं ही रह गया हूं बेचने के लिए। भाई साहब, मैं आपको बेच नहीं रही, आपको बेचने की जरूरत नहीं, बस मैं वो कह रही हूं जो सच है और पूरी दुनिया डिजर्व करती है और आप डिजर्व करते हो कि लोग सुने और उससे सबक ले, और आप सुनो और आप शर्मिंदा हो, क्योंकि आप इंसान नहीं जानवर हो। और मैं चाहती हूं जो स्टेप मैंने लिया वो आप और आप जितनी भी लेडीज वहां हैं जिन्हें लगता है कि एक थप्पड़ से क्या होगा, एक बार गाली मार दी तो क्या हो गया, नहीं, मैं मानती हूं अगर मैंने पहले थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से या चिल्लाने से दे दिया होता या किसी भी तरह से दे दिया होता तो शायद मुझे कभी दूसरा थप्पड़ पड़ता ही ना। हमें लगता है कि हम टूट जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हम तभी जीत जाते हैं जब हमारे हौसले हमारी चुनौतियों से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, हम में हिम्मत हो जाती है कि हम फाइट करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।